आज का जो विषय है आप देख रहे हैं गरीबी। ठीक है, गरीबी जो है देश के किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति होती है। गरीबी का अर्थ है वह स्थिति जब किसी व्यक्ति के जीवन की न्यूनतम आधारभूत मूल आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उसे हम गरीबी कहते हैं। मनुष्य जब बुनियादी जो चीजें होती हैं, बुनियादी जो आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति की स्थिति में नहीं होता, तब उसे हम जो है एक तरह की गरीबी की श्रेणी में गिनते हैं, उसे गरीबी की श्रेणी में गिना जाता है। विकासशील देश के संबंध में पहला वैश्विक बीमारी का अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 ईस्वी में मिलता है। ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि गरीबी निम्नतम जीवन यापन करने वाले स्तर के आधार पर इसे गरीबी को मापा जा सकता है। हम कह सकते हैं गरीबी क्या है, तो असमर्थता है, यानी कि जब हम निम्नतम जीवन स्तर में जी रहे होते हैं और हमारे पास किसी प्रकार के प्राप्त संसाधन नहीं होते हैं या उन संसाधनों का प्रयोग हमारे लायक नहीं होता है, तो तब उस स्थिति को हम गरीबी कहते हैं। ये सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप करने के लिए सापेक्षित एवं निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए नंबर 1, सापेक्ष गरीबी आपको दिखाई दे रही है। सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। प्राय इसके मापने की जो विधियां हैं वो 2 हैं। इसे हम जो है जो विधियों को दूसरे पार्ट में, चलिए स्क्रीन चेंज करते हैं और दूसरे पार्ट में हम देखते हैं। पहली विधि है लॉरेंज वक्र, यानी कि एक डायग्राम जिसके थ्रू वक्र के द्वारा देखा गया है जिन साधनों की कमी होती है उस लॉरेंज वक्र के द्वारा आपको बताया जाए। दूसरी जो विधि है वो है गिनी गुणांक। और ये गिनी गुणांक क्या है? ये गरीबी को मापने की वह समर्थक विधि है। नोट, अगर हम बात करें लॉरेंज वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी, जितनी भी पूर्ण समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक आय की विषमता की माप से संबंधित है। चलिए इसी विषय में बच्चों में आपको और बताना चाहूंगा। आय की विषमता को प्रति व्यक्ति आय या कुजनेट्स विषमता वक्र से नहीं मापा जा सकता। लॉरेंज वक्र को 1905 ईस्वी में मैक्स ऑलरेंज एवं उनके साथी गिनी गुणांक 2012 को कोरेडो गिनी यानी इटली के थे, उन्होंने इसको विकसित किया था। अगर मैं अब बात करता हूं गरीबी की, जैसे अभी हमने सापेक्ष गरीबी देखी, अब हम निरपेक्ष गरीबी पर अपना ध्यान आकर करते हैं। आपके ऊपर जो फ्लैश हो रही है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण करते समय मनुष्य की पोषक आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय अथवा उपभोग व्यय में न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। कम से कम आय और उपभोग का न्यूनतम जो स्तर होता है उससे ज्ञात किया जाता है। एक व्यक्ति की कितनी आमदनी, कम से कम आमदनी जब होती है उस व्यक्ति की, इसके अंतर्गत हम एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय करते हैं कि कितनी
लोग इस मापदंड के नीचे हैं, इस मानदंड, इस रेखा के नीचे आते हैं और उन्हें हम गरीब कहते हैं। वे लोग गरीब होते हैं जो एक निश्चित मानदंड के को हम जो छूते हैं। निश्चित मानदंड को हम गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा भी कह सकते हैं। यानी निर्धारित किए गए न्यूनतम उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा कहते हैं। इस न्यूनतम निर्धारण के स्तर को कम व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीब कहा जा सकता है। इससे संबंधित कई और भी बातें हैं, चलिए मैं अपनी भाषा में बताऊं। गरीब वह व्यक्ति है जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। निर्धनता के माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का होना। कौन से निरपेक्ष प्रतिमान? सर्वप्रथम प्रयोग खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के प्रथम महानिर्देशक R वायड ने 1945 ईस्वी में किया। ये थर्ड पार्ट आपके सामने प्रस्तुत है और जिसका मुख्य है भारत में निर्धनता। देखिए इसको समझाते हुए सबसे पहले है ऊपर, ध्यान से देख ली स्क्रीन पर। चलिए, भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान को प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्धारण के संबंध में एक वैकल्पिक परिभाषा स्वीकार की है, जिसके आहार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है कि मनुष्य का आहार क्या है, उसको रखा गया है। इस अवधारणा के अनुसार उस व्यक्ति को निर्धनता की रेखा में नीचे माना जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। अर्थात मनुष्य को जितने भोजन की आवश्यकता होती है वह भोजन अगर उसे प्राप्त नहीं कर पाता है, जितने भी संसाधनों से ये भोजन को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो हम इसे गरीबी कह सकते हैं। भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारण प्रयास योजना आयोग द्वारा 1962 ईस्वी में किया गया। भारत में गरीबी निर्धारण का इतिहास सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया। इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी को न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति से लगाया गया। अब देखिए चौथा पार्ट आपके सामने है। चौथे पार्ट में इसी के अनुसार, नौरोजी के अनुसार ही नीलकांत दाड़ेकर और BM रथ के निम्नलिखित फार्मूले हैं। उन्होंने गरीबी के फार्मूले दिए हैं। मैं थोड़ा चलने में असमर्थ हूं। इस फार्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार आपको दिखाई दे रहा है 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे यानी कि NSS के उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। वर्ष 1960-61 पर आधारित थे। बई के अलग समिति, एक और नई समिति बनी, इसको हम कहते हैं बई के अलग समिति। बाई के अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1979 में इस समिति का गठन किया। इस समिति ने दाड़ेकर एवं रथ के फार्मूलों के आधार पर वर्ष
बदलकर 1973-74 कर दिया और पहली बार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए कैलोरी को परिभाषित किया गया। बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में 2100 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2400 कैलोरी। इसके बाद लकड़वाड़ा समिति भी बनी और इस समिति ने भी देश की गरीबी का निर्धनता का जिक्र किया। योजना आयोग ने देश में निर्धनता की माप के लिए 1900, ये तो अभी हाल ही की बात है, 89 ईस्वी में प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 1993 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में मूल स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया, यानी कि प्रत्येक राज्य की निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न होंगी, अलग अलग होंगी। इस प्रकार इसके अनुसार 35 गरीबी रेखाएं हैं, जो शुरू में 28 थी। इस समिति के प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक की बात की गई। आपके सामने अब ये 5वां चैप्टर, ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा, और दूसरी जो प्रवास हेडिंग है शहरी क्षेत्र में निर्धनता रेखा। सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा योजना आयोग ने वर्ष 2004 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 2009 में तेंदुलकर समिति का मुख्य उद्देश्य इसका परीक्षण करना था कि भारत में गरीबी वास्तव में गिर रही है या उठ रही है, गरीबी समाप्त हो रही है नहीं, या NSSO संस्थाओं ने 61वें चक्र में इसको स्थापित किया। इसके साथ ही नई गरीबी रेखा तथा गरीबों के संबंध में अनुमान प्रस्तुत करना था। इसने गरीबी रेखा निर्धारण, उपभोग में लाए जा रहे खाद्यान्नों के अलावा 6 बुनियादी चीजों की आवश्यकता, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना, स्वच्छ वातावरण तथा महिलाओं की काम तथा लाभ तक पहुंचाने के आधार पर होगा। समिति ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2004 और 2005 के मूल्यों पर 446.68 रुपया, 2012 के मूल्य 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र के लिए 578.80 रुपया तथा 2012 के मूल्य पर 1000 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग रखा। नोट: तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले का निर्धारण किया। जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी कि प्रति व्यक्ति उपभोग को व्यय का आधार बनाया कि व्यक्ति कितना उपभोग करता है और कितना व्यय करता है।
नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सी रंगराजन समिति संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग खाद्य एवं कृषि संगठन FAO गरीबी का आकलन उपभोग के पोषण मूल्य अर्थात कैलोरी मूल्य के ही आधार पर करता है। इसीलिए योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की जगह सी रंगरंजन की अध्यक्षता में 2012 में नई समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 2 साल के अंतराल पर जुलाई 2014 में प्रस्तुत की। इसने तेंदुलकर समिति के आकलन के तरीकों को खारिज कर दिया। रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष 2011 और 12 में 29.5% लोग ही गरीब थे, जबकि तेंदुलकर समिति ने जो अनुमान लगाया था वो 21.9% दिया था। ग्रामीण जनसंख्या का 30.9% तथा शहरी जनसंख्या का 26.4% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे या जीवन यापन कर रहे। रंगराजन की समिति ने अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 14 से 7 रुपया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में करवा सकते हैं। कि जो व्यक्ति इतना अगर मासिक रूप से व्यय करता है, इसके अंतर्गत व्यय करता है तो वो गरीब है, इससे अधिक करता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अगला जो पाठ है वो 7वां पाठ, चलिए नीचे करते हैं। दादाजी भाई नौरोजी ने निर्धनता के नवीनतम आंकड़े देश के निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या के संबंध में ताजा आंकड़े योजना आयोग को 2013 में फिर से जारी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी कि जो नमूने लेते हैं थोड़े हर जगह जाके जैसा जानकारी लेते हैं, NSSO के 68वें दौर में सर्वेक्षण पर आधारित यह आंकड़े 2011-12 के लिए है तथा सुरेंद्र तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले पर भी आधारित है। इस तरीके से कई फॉर्मूलों का प्रयोग किया गया लोगों की गरीबी रेखा। इस आंकड़ों के अनुसार 2011-12 में देश में 21.9% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे थी। ये आंकड़े जो आ रहे थे इसके, जबकि 2004 और 5 में यह 37.2%। अब देखिए 11 और 12 और 2004-5। अगला नंबर है ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% व शहरी क्षेत्रों में 13.7% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे थी, गरीबी रेखा के नीचे। अगला नंबर, देश के निर्धनों की कुल संख्या 26.93 करोड़ आकलन किया गया। राज्यों में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात छत्तीसगढ़ में पाया गया, जहां 29.93% यानी कि 40% जनसंख्या वहां की गरीबी रेखा के नीचे थी। इसके पश्चात झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, बिहार इत्यादि में गरीबों की संख्या, गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वालों की संख्या अत्यधिक होगा।
केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग थे उनकी संख्या घटी। अगला नंबर, सबसे कम निर्धनता अनुपात गोवा में पाया गया 5.9, अर्थात 6% लोग ही वहां पर निर्धन पाए। इसके बाद केरल, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब गरीबी निवारण, रोजगार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाल विकास से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं चलाई गई। इन योजनाओं से गरीबी निवारण करने की जो पहल थी उसे शुरू किया गया। सबसे पहली जो योजना चलाई वो अन्नपूर्णा योजना चलाई। इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद से शुरू हुआ। गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से शुरू हुआ। इस योजना का उद्देश्य देश के अन्यत्र यानी दूर दूर तक यानी बहुत ही जो गरीब हैं वो निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करना, गरीबों को और वृद्धों को। नंबर 2, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा समिति 2013, यह अधिनियम 12 दिसंबर 2013 से प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम का क्या काम था? इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषक तत्वों को मुहैया कराना। बच्चों, नंबर 3, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो मनरेगा, तुमने देखा होगा सड़कों के किनारे काम करते हुए लोगों को ददरों पर, खेतों पर, मेड़ों पर काम करते हुए, वो मनरेगा के अंतर्गत रखे गए। उन्हें 100 रुपये प्रतिदिन की 10,000 तक की मजदूरी 1 वर्ष में देने का वादा। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अंतर्गत अनंतपुर गांव से प्रारंभ हुआ। इसका नाम 2 अक्टूबर को बदल दिया गया। 2009 को परिवर्तित करके उसमें मनरेगा कर दिया गया। अर्थात महात्मा गांधी का जन्म है 2 अक्टूबर का, इसलिए इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। इस नीति निर्माता ज्याक द्रेंज बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। इनका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इनका क्रियान्वयन किया गया था। देखिए, मनरेगा ग्रामीण गरीबों को संरक्षित करने की दिशा में प्रयुक्त विधा 3 तरीके से। मनरेगा जैसे खाद्य सामग्री मुहैया करेगा, सुरक्षा कराएगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में से एक, मतलब 3 तरीके से। नंबर 4, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी योजना लागू की गई। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। इस योजना के अंतर्गत बीमा धारकों को दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए प्राप्त होगा, जिसमें वार्षिक जो प्रीमियम था 12 रुपये रखा गया, जिसे जनधन खातों से ही अटैच रखा गया कि इन्हें जनधन खातों से ले लें। हस्तांतरण का लाभ भी इनको मिलेगा। इनका जो भी जब भी घटना होगी इन्हीं खातों में इनको पैसा भेज दिया जाएगा। अगला जो पाठ है वो आ रहा है स्क्रीन पर, चलिए हम नीचे करते हैं। इसके बाद 5वीं जो योजना चली, अटल पेंशन योजना। अटल जी बहुत ही अच्छे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने अपने जीवन भर केवल देश की सेवा की और सरकार ने उनके लिए अटल पेंशन योजना का उनके नाम को जिंदा रखने